आदरणीय डॉक्टर अतिरिक्त सर, जो कि मेरे डॉक्टर दीपक बंसल सर, जो मेरे गुरु रहे, शालिक बैस जो मेरे करीब हैं और फ्रेंड हैं, और आप सभी जो सभी हमें अच्छा काम करने की दिशा प्रेरणा दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार और जी हाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं तो इस वीडियो में जो दिखाया गया कुछ हद तक जो मरीजों की बेबसी है उसके बारे में दिखाया गया, और जो हमारी बेबसी है कई बार वो भी बहुत ही फाइल है। मैं कल शाम की बात बताता हूँ। मेरे पास पूना से एक जवान लड़का आया बेबसी की हालत में, बड़ा सा दिमाग में एक एंट्री था, पीछे में फैक्टर नहीं था, 32 में फैक्टर नहीं था, हिमाचल में पूरे प्रदेश में फैक्टर नहीं था। मैंने पंजाब वालों से हाथ जोड़े, सर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे कुछ फैक्टर दे दो, बच्चे की जान बचा। चिट्ठियाँ लिखी, 10 फोन घुमाए, फैक्टर लगा, रात में उसका ऑपरेशन हुआ। आज वो अभी स्थिर हालत में, उसका वही जैसा कि सर बता रहे थे बिल्कुल वैसा ही सीटी स्कैन था, उसका दिमाग का स्टेप निकालना पड़ा, पर अभी हमें उम्मीद है कि वो बच जाएगा। यदि शर्त ये है कि मैंने दिल्ली में ऑफिलिया फेडरेशन को लिखा तो उन्होंने रातों रात फैक्टर पहुँचाया, तो आज सुबह हमें वो फैक्टर मिल गया। तो कुछ हद तक हमें उम्मीद है कि वो आज हम शाम तक उसका वेंटिलेटर से उसको उतार देंगे और शायद वो एक नॉर्मल जीवन आगे जी पाए। तो ये जो दवाई है, तो जिन बीमारियों में हम जैसे कैंसर का भी इलाज करते हैं, सर कई बार ऐसा होता है कैंसर एक ऐसी स्टेज पे होता है जिसके लिए दुनिया में दवाई ही नहीं बनी, तो तब हमें दुख तब भी होता है, पर ऐसा डॉक्टर तब इतना दुख नहीं होता। पर हीमोफीलिया में बेबसी डॉक्टर की ये हो जाती है कि उसे पता है कि इसकी दवाई क्या है, उसको ये भी पता है कि यदि ये दवाई समय पर मिल गई तो पेशेंट नॉर्मल रह जाएगा। ऐसे ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं सबके जीवन में, न जाने कितने हो गए मेरे जीवन में, न जाने कितने, लगभग हर हफ्ते 2 हफ्ते में ये स्थिति हम देखते ही। तो एक बात तो इसकी जो हमारा एज अ हीमोफीलिया फ्रेटर्निटी है, उसका जो मैंने कहूँगा कि जो गोल होना चाहिए अगले 3 या 4 साल से, चंडीगढ़ एक बहुत ही मैं कहूँगा इतना बड़ा शहर नहीं है। अब जो है सभी सुशिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं और अवेयर और इतने ज़्यादा नहीं है। तो हमारा गोल ये होना चाहिए सर्वप्रथम तो कि सर ने कॉस्ट के बारे में बात करी कि कितना खर्चा आता है, पर ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई भी हैं और हम भी अब दिमाग में क्लिक हो गई, तो जितना फैक्टर उसने अपने 5 साल में यूज होना था, जितना खर्चे का, वो उसका 3 दिन में हो जाएगा। तो इसके बदले यदि रेगुलर रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको कि प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, कि बिना ब्लीडिंग के ही हम फैक्टर ले गए तो वो ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इन द लॉन्ग रन यदि 3 या 4 साल की सरकारें और हीमोफीलिया सोसाइटी और हम लोग ये बात समझ पाए कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि रेगुलर रिप्लेसमेंट थेरेपी हो जाए, तो ब्लीडिंग नहीं होगी, तो अल्टीमेटली खर्चा लगभग उतना होगा या उससे कम ही होगा, जो कि सारा विश्व इस बात को मानता है। ऐसा गाइडलाइंस में भी लिखा है और ऐसे मल्टीपल स्टडीज में भी माना गया। तो जो हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चंडीगढ़ चैप्टर है, उसका मेरे हिसाब से अगले कुछ 3 जैसे सरकारें होती हैं 5 वर्षीय योजना बनाती है, ऐसे ही 3 ईयर या 5 ईयर प्लान होना चाहिए उसमें कि एटलीस्ट चंडीगढ़ के सभी लोगों को रेगुलर रिप्लेसमेंट मिले, पहला। दूसरा, इनहिबिटर वाले जो मरीज हैं उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय है और उनमें फैक्टर काम नहीं करता है। उसमें अगेन देखा गया है कि यदि हम फीका और नोवोसेविन देते हैं ऑन डिमांड, तो उसका खर्चा कई गुना ज्यादा आता है। बनिस्बत के इसके यदि हम एमिसिजुमैब दें, जो कि बड़े आसानी से अवेलेबल है, तो इन द लॉन्ग रन
बल्कि 3 या 4 साल में टोटल जो खर्चा है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि उससे ब्लीडिंग होती ही नहीं है, इतनी अच्छी दवा। तो पहला और दूसरा जो हमारा गोल होना चाहिए वो एटलीस्ट फैक्टर थेरेपी को लेके ये होना चाहिए। बाकी जो अन्य सुविधाएं और जो अन्य कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट है उसके बारे में भी प्रयास किए जाने चाहिए। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो और जो यहाँ पे सभी सीनियर लोग भी बैठे हैं, तो हमें इस मेरा ये मानना है कि हमें इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी वीडियो दिखाए गए, ये सभी डॉक्टर लखनऊ से डॉक्टर साहब का वीडियो दिखाया गया, राजस्थान से डॉक्टर साहब का वीडियो दिखाया गया, मीटिंग्स में जाते हैं कश्मीर का वीडियो दिखाया कि वहाँ पे सभी में बहुत ही आसानी से एमिसुमब भी बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गया है और लॉन्ग एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो गए और कई नई दवाइयाँ भी आ रही। तो ये तो हमारी जमीनी हकीकत थी जो मैंने भी आपको बताई और आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है। ये तो जमीनी हकीकत है, पर मेरे को क्योंकि नई दवाइयों के बारे में बोलने को कहा गया है और जैसा कि सर हमेशा हर मरीज को ओपीडी में भी कहते हैं, पर्टिकुलरली हीमोफीलिया के मरीज को, कि इस बीमारी के बारे में चिकित्सक से ज्यादा आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आज जो हम अगले 10 या 15 मिनट में कोशिश करूंगा कि इसको जितना सरल शब्दों में आपको समझा पाऊं कि विश्व किस ओर जा चुका है और हम अभी कहाँ हैं और हम हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो आगे अगले 5 या 10 साल में क्या होना चाहिए। तो न्यूरल थेरेपीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है कन्वेंशनल या पारंपरिक दवाइयाँ। पारंपरिक दवाइयों में हमें पता है, जैसा कि सर ने बताया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट और प्लाज्मा डिराइव्ड या रिकॉम्बिनेंट फैक्टर। ये हमें पता है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 1960 में आया था, 1970 के दशक में क्रायोप्रेसिपिटेट आया और 1980 के दशक में प्लाज्मा डिराइव्ड फैक्टर आए। फिर 1980s में जब प्लाज्मा डिराइव्ड फैक्टर आए तो काफी मृत्यु जो है वो HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कारण। फिर विज्ञान ने और शोध किया और उन्होंने प्लाज्मा डिराइव्ड फैक्टर का तोड़ निकाला। फिर उसके बाद और नई दवाइयाँ आ गई हैं जिनको हम नॉवेल थेरेपीज कहते हैं। नॉवेल थेरेपीज में जो 2 दवाइयाँ हैं जिनको कि हम पिछले लगभग 10 सालों से जानते हैं के बारे में, वो भी है एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट्स और एमिसुमब। तो इनके बारे में आई एम श्योर आप में से ये सारी दवाइयाँ हाथ उठा के बता सकते हैं कि इन्होंने इन दवाइयों के बारे में आज तक नहीं सुना। सबको पता है इन दवाइयों के बारे में। अब कुछ दवाइयाँ और हैं तो इसके भी आगे आ गई, तो हम उनके बारे में बात करें। तो जो पारंपरिक दवाइयाँ हैं उनमें क्या मुश्किलें हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। जो जैसा कि मैंने बताया, प्लाज्मा डिराइव्ड जो फैक्टर होता है उसमें क्योंकि वो खून से आता है तो HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का फैक्टर होता है। रिकॉम्बिनेंट फैक्टर जो होता है वो इससे बेहतर है, पर उसमें भी मुश्किल क्या है कि चाहे आप रेगुलर प्रोफाइलैक्सिस भी दें, लगभग 2 से 6 बार तो ब्लीडिंग फिर भी होती ही होती है। और मानवता को खासकर की जो विकसित देश है उन्हें ये मंजूर नहीं है। 2 से 6 बार की ब्लीडिंग हो तो क्यों हो, जब क्या हम इससे बेहतर नहीं कर सकते, तो उन्होंने यह सोचा। दूसरी बात ये, कितना भी हम कर लें, एक नई दवाई आई है एल्टोवियो, जबकि फैक्टर 8 में सबसे लंबी हाफ लाइफ आती है और ये FDA अप्रूव्ड है, यानी कि अमेरिका में ये आराम से मिल सकती है। उससे भी जो आपका जो ट्रफ लेवल है वो कभी भी 4% से ऊपर नहीं जाता। तो माइक्रो ब्लीड जिसको बोलते हैं कि जो कि दिखेगी नहीं परंतु अंदर छोटी छोटी ब्लीड होती रहती है और वो अपने जोड़ों को, आपके दिमाग को और आपके अन्य ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती रहती है, वो अभी भी होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इनहिबिटर्स का, जैसा कि सर ने बताया 30 to 40% A and 3 to 4% B में फैक्टर काम ही नहीं करते, और हर 30% का मतलब है हर 10 में से 3 लोगों को इनहिबिटर बन जाएगा हीमोफीलिया के, जिसमें फिर फैक्टर काम ही नहीं करे। तो चौथा जो इलाज से संबंधित जो मुश्किल है कि हम रेगुलर रिप्लेसमेंट की बात तो कर रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है, हफ्ते में 2 बार
पेशेंट को अस्पताल में आना पड़ेगा और इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन लगाना इतना सरल नहीं होता है। आप सब भी जानते हो कि वेन्स की बड़ी दिक्कत आती है, खास करके छोटे बच्चों में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। वेन्स खराब हो जाती है, जिसको जीवन भर फैक्टर लगाना है उसकी वेन्स ही नहीं मिलेगी, तो आप फैक्टर कैसे बताओगे? और क्योंकि अस्पताल में कई बार हम तो फिर भी ज्यादातर लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, लोग हिमाचल में रहते हैं, लोग कश्मीर में रहते हैं, लोग पूर्वांचल में रहते हैं, जहाँ पे पहाड़ी इलाकों में मरीज के लिए अस्पताल जाना हफ्ते में 2 बार संभव नहीं है। तो ये सारी मुश्किलें हैं जो वर्तमान जो दवाइयाँ हमारे पास हैं उनमें। तो इसलिए अब इसके लिए जो नया टूल निकाला गया होता है एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट्स। तो एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट्स यदि हम हीमोफीलिया ए की बात करें, जिनको रेगुलर रिप्लेसमेंट लगना था हफ्ते में 2 बार या 3 बार, तो उनको साल में 200 बार इंजेक्शन फिर भी लगाना पड़ता है। ये एक्सटेंडेड हाफ लाइफ की बात करते हैं, तो इवन एक्सटेंडेड हाफ लाइफ होने के बावजूद भी लगभग 150 बार तो इंजेक्शन तो भी लगाना पड़ेगा। तो ये 50 बार कम हुआ है, पर ये भी ज्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि जीरो ब्लीड नहीं होता, फिर भी 4 to 5 ब्लीड्स रहते ही रहते। तो ये एक, जब जितने भी एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट्स के जो शोध हुए हैं उनकी समरी है, तो जो विश्व है वो ये कहता है कि हम एनुअल ब्लीड रेट की बात करते हैं। अक्सर आप लोग ओपीडी में भी आते हैं तो हम लोग आपसे ये पूछते हैं कि पिछले 1 साल में आपको कितनी बार ब्लीडिंग हुआ। तो जो लोग प्रोफाइलेक्सिस पे रहते हैं उनमें भी एनुअल ब्लीडिंग रेट जो है वो लगभग 15 से 20 होता है, और जो लोग ऑन डिमांड थेरेपी पे रहते हैं उनमें इससे ज्यादा भी हो सकता है। पर जो विश्व है, जो वेस्टर्न लोग हैं, जो डेवलप्ड लोग हैं, उनका जो गोल है वो है जीरो ब्लीड रेट, कि ब्लीडिंग होनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ऐसी दवाइयों पर खोज किया कि जिनका जीरो ब्लीड रेट जो है, एनुअल जीरो ब्लीड रेट उनका न चला, तो उसके हिसाब से उन्होंने दवाइयों की आविष्कार। एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट में ही जीरो ब्लीड रेट जो है फाइटर सकता है। It's the most. Yeah. So You did. तो जो जीरो ब्लीड रेट है वो लगभग 30 to 40% है एक्सटेंडेड हाफ लाइफ। जीरो ब्लीड का मतलब पूरे साल में एक भी बार ब्लीड नहीं हुआ। तो इसलिए ये भी आइडियल ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए नई दवाई है एमिसिजुमैब। एमिसिजुमैब बहुत ही अच्छी दवा है। हमें पता है कि 4 हफ्ते में 1 बार लगाना है, पेट में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना है, और ऑलमोस्ट 2 या 3 बार से ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता। ये उसका फायदा है। तो चाहे विदेशों में ये इनहिबिटर नॉन इनहिबिटर दोनों में अप्रूव्ड है, पर एमिसिजुमैब की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि कभी जब एमिसिजुमैब पे ऑन डिमांड थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ ऑपरेशन कराना पड़ता है, या कोई चोट लग गई या फिर भी कभी ब्लीडिंग हो गई, तो फिर एमिसिजुमैब काम नहीं करेगी, हमें बाईपास इंजेक्शन देने पड़ेगी, जिसको कि नोवोसेवेन या फीवर कहते हैं। दूसरी बात ये, हीमोफीलिया बी विद इनहिबिटर्स में एमिसिजुमैब काम नहीं करेगी, तो वहां पर एमिसिजुमैब नहीं ले सकते। तीसरी बात, इसको फ्रिज में रखना पड़ता है और इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इसका टेस्ट करना बड़ा मुश्किल। तो इसलिए उन वैज्ञानिकों ने और साइंटिस्ट ने शोध करी कि अब और क्या नई दवाइयां बना सकते। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा चार्ट है जो हम सब लोगों को तो आतिफ है कि ये जो खून का धक्का लगता है उसमें इतनी सारी जो प्रोटीन है वो काम आते हैं, जिसमें फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 9 होता है, और कई और प्रोटीन भी होते हैं जो काम आते हैं, और उनका बैलेंस होता है ताकि खून शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर और एंटीकोगुलेंट का बैलेंस होता है। यदि क्लॉटिंग फैक्टर कम होगा, ये सारे जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर है और ये सारे जो है ये एंटीकोगुलेंट। नॉर्मल व्यक्तियों में ये आपस में बैलेंस रहते हैं कि जितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उतने ही नॉन क्लॉटिंग प्रोकोगुलेंट फैक्टर होते हैं। तो एक्सेसिव
क्लॉटिंग होती है ना एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो तो कम हो गए और जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है वो ज्यादा हो गए, वजन इधर कम, तो उसमें क्लॉट जो बनेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल क्लॉट बनेगा और कुछ भी। जबकि जो नॉर्मल व्यक्ति है उनमें क्लॉटिंग और नॉन क्लॉटिंग का जो बैलेंस है वो बराबर है। तो जैसे कि एक और बीमारी होती है एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, जिसमें उनको आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो ब्लीडिंग होती रहती है, खून नहीं होता। उन लोगों की प्रॉब्लम है उनको गले में भी क्लॉट बन जाता है, दिमाग में क्लॉट बन जाता है, दिल में क्लॉट बन जाता है, तो उससे उनको जीवन को खतरा रहता है। तो ब्लीडिंग ज्यादा या थ्रोम्बोसिस ज्यादा, ये प्रॉब्लम है। तो अब नई दवाइयां ऐसी आ रही हैं, उन्होंने कहा ठीक है क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जो है, यदि हम क्लॉटिंग फैक्टर पे ही जो ध्यान दे रहे हैं, हम ऐसा करते हैं हम एंटी क्लॉटिंग फैक्टर को कम कर देते हैं। भाई दो तराजू को बराबर करना है, ये वाला कम हो गया तो इधर को से भी कम कर दो तो भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो इस कंसेप्ट पर आजकल की नई दवाइयां बन रही है, जिसमें से एक है जिनको मैं अभी आपसे आपसे अगले 5-7 मिनट में थोड़ा थोड़ा के बारे में बताऊं। तो अब जो ये क्लासिफिकेशन जो जो काइंड ऑफ ये नाम मैंने दिए हैं, पारंपरिक थेरेपी यानी कि प्लाज्मा डिराइव्ड फैक्टर्स और रिकॉम्बिनेंट फैक्टर, नॉवल थेरेपीज यानी कि एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट और एलिस्टोबैट। इवन ये भी पुराने हो गए, जो विश्व है वो किसकी तरफ देख रहा है, नॉवल थेरेपीज यानी कि फिटिसिरार, कॉर्टिसोमर, मिमेट, ये जो कुछ और जीन थेरेपी। आप सभी को पता होगा जीन थेरेपी हीमोफीलिया ए के लिए भी और हीमोफीलिया बी के लिए अप्रूव्ड हो गई, बाहर की सरकारों में वो अप्रूव्ड है। आप जाके एक इंजेक्शन लगाओ, जीवन भर के लिए आपका इलाज हो गया, ठीक है, और उसकी सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा है। तो क्या ये नॉवल थेरेपीज है जो कि आगे आने वाले 5 से 7 सालों में हमें उम्मीद है कि हम सब के लिए भी हो जाए। तो इसमें इतनी सारी दवाइयां, नॉवल थेरेपीज में इतनी सारी हैं, ये सारी लिस्ट है। इसमें से जो मुख्य दवाइयां हैं वो मैं आपसे साझा करूंगा। तो सबसे पहले आती है एबिसिजुमैब, क्योंकि मुझे लगा कि वो ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है दवाई, तो इसलिए मैंने आज की टॉक में और डिटेल में वो बात नहीं करी। बट एबिसिजुमैब हमें पता है एक बाईपासिंग एंटीबॉडी होती है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। 4 हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगाओ और ब्लीडिंग नहीं होगी, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होगी। तो और बहुत इजीली अवेलेबल है, भारत के अन्य प्रदेशों में भी एटलीस्ट इनहिबिटर्स वालों को आराम से मिल रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चंडीगढ़ शहर के हीमोफीलिया के मरीजों के लिए खास करके जो इनहिबिटर्स है उन्हें एबिसिजुमैब मिल जाए, ठीक है। अब जो नॉन ऑर्डिस वाले हैं उन्होंने भी एबिसिजुमैब के लिए की जैसी एक और नई दवाई बनाई है जिसकी की सक्सेस रेट और भी बहुत ज्यादा है। इसका नाम है मिमेट भी जैसे एबिसिजुमैब काम करता है वैसे ही काम करती है। 9 और फैक्टर 10 को बाइंड करके वो क्लॉटिंग करवा देती है, ब्लीडिंग की रोकथाम करती है। ये भी एक सबक्यूटेनियस एंटीबॉडी है। और एबिसिजुमैब में फिर भी क्लॉटिंग का खतरा था कि ब्रेन में कभी-कभी क्लॉटिंग हो सकती है, मिमेट में तो वो भी नहीं होती है, जो कि ट्रायल्स में देखा गया। तो और ये सिर्फ जहाँ पे ब्लीडिंग है वहां पे जाएगी और अपने आप ब्लीडिंग को रोक देगी। तो ये एक नई दवाई है जो कि आगे आने वाले सालों में अप्रूव होगी, इसकी पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये मिमेट की सारी ट्रायल्स थी और 13 मई को यानी कि आज 25 मई है, तो आज से 12 दिन पहले कंपनी ने इस दवाई के बारे में अपना शो जो है वो लॉन्च करी थी और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप मिमेट का इंजेक्शन लगाओ और फैक्टर थेरेपी से वो बेटर काम करेगी, ठीक है। और कौन सी दवाइयां हैं, दूसरी जो एंटी टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर से काम करने वाली दवाई है जिसका की नाम है, 2 दवाइयां हैं इसमें, मेरास्टिमैब और कॉर्टिसोमैब। कॉर्टिसोमैब जो है वो टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर पे काम करती है और ये भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वैसे ही एक इंजेक्शन है, रोज एक इंजेक्शन लगाना है।
बस पेट में सुबह एक बार एक इंजेक्शन लगा दिया और उन्होंने शोधों में देखा कि ज्यादातर लोगों को पूरे साल में एक भी ब्लीडिंग नहीं। तो बल्कि जिन लोगों ने इसका ट्रायल किया है वो कई बार ये होता है जो लोग रेगुलर किसी फैक्टर पे होते हैं और उनको जब फैक्टर लगा के बंद करते हैं तो पेशेंट को हमेशा एक घबराहट सी रहती है कि कहीं मुझे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो जाए। तो इसमें ये वंस डेली आप इंजेक्शन लगाओ या आपको मेंटली आप फ्री हो कि आप मुझे ब्लीडिंग नहीं हो। तो ये इस दवाई का फायदा है। और कनाडा में तो इसको अप्रूव कर दिया गया है हीमोफिलिया बी विथ इनहिबिटर्स के लिए। जापान, यूरोप और में भी ऑलमोस्ट ये एडवांस स्टेजेस पे है। और सबक्यूटेनियसली आप पेट पे या थाई पे अपना इंजेक्शन लगा लो, दिन में कभी भी लगा लो। अपने अपने पॉकेट में ये इंजेक्शन लेके चलो। जो हमारा सबसे बड़ा जर्नल है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें अगर 2023 में इसका शोध पत्र छपा था। और हीमोफिलिया विथ इनहिबिटर्स, चाहे वो हीमोफिलिया ए विथ इनहिबिटर्स हो चाहे वो हीमोफिलिया बी विथ इनहिबिटर्स हो, इवन जो अन्य मॉर्बिडिग्रैंड, ग्लैंसमैन, अन्य जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, सभी इन दवाइयों सभी अनेक मर्जों की एक रामबाण दवा जो है वो ऐसी ये बताई गई है। और भारत में भी कई सेंटर्स ने जैसे कि केवीएम मुंबई और चेक्स ने इसके ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया था। और मुझे उम्मीद है हम ये जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे हमेशा अनुरोध रखते रहते हैं कि आप पीजीआई और बंदिश में भी जब भी ट्रायल करें तो अपने इंक्लूड करें ताकि हमारे मरीजों को भी नई दवाई का फायदा मिल सके। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है हीमोफिलिया में, हम अभी तक यही सोचते थे कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। अभी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयां आ गई हैं कि कई बार क्लॉटिंग ज्यादा करा देती है और हमें ब्लीडिंग से डरते थे। यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है वो क्लॉटिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो ये इस ट्रायल में थोड़ा सा देखा गया था। तो पर डोज कम कर दो तो वो क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम से क्या कहते हैं निजात पाया जा सकता है। तो ये देखिए किसमें देखा गया जो मीडियन एनुअलाइज्ड ब्लीडिंग रेट है जिनको कॉन्सिस्ट्रूमैब मिला वो 0 था, यानी कि साल में एक भी ब्लीडिंग नहीं हुआ। और 63% लोगों को बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुआ जो कि लॉन्ग टर्म इस दवाई पर। और ओवरऑल ये सेफ पाई गई और पेशेंट की फिजिकल लाइफ, उसकी इमोशनल लाइफ, उसकी मेंटल हेल्थ, इस सब में जो भी ये दवाई पर थे उनमें फायदा पाया गया। तो ये कॉन्सिस्ट्रूमैब के बारे में था। और पर एफडीए ने अभी कंप्लीटली अप्रूव नहीं किया है, हमें थोड़ा सा और सेफ्टी इंफॉर्मेशन मांगा है, बट ऐसा माना जाता है कि कोई भी अप्रूव हो जाएगी। ऐसी एक और दवाई जो दिसंबर 2023 में फाइजर कंपनी ने बताई, मिमिडोन, और इसकी थी फाइजर कंपनी की जो दवा है उसका नाम है मारास्टिस्पैब। वो भी एक एंटीबॉडी है, उससे भी वो भी टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर पे काम कर रही है। और वो भी कॉन्सिस्ट्रूमैब रोज एक इंजेक्शन लगाना था, ये हफ्ते में एक बार एक ये इंजेक्शन लगाना है और इससे भी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। ये दूसरी दवाई होगी। तीसरी दवा है फिटिसुरैब। इसका जो लीड ट्रायल है वो सीएमसी बैंगलोर में जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने वर्ल्ड हीमोफिलिया की गाइडलाइंस भी लिखी हैं, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने ही इसका लीड ट्रायल किया था। और ये एक नई तरीके से काम करती है। एक आरएनए मॉलिक्यूल है जो सेल में जाकर के हीमोफिलिया के मरीजों को, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, उस पर काम करके ब्लीडिंग को कम कर देता है। और ये वाली दवाई जो है ये भी 4 हफ्ते में एक बार लगाना है, मतलब एक इंजेक्शन 4 हफ्ते में एक बार लगाना है। एंड ब्लीडिंग रेट जो है वो बहुत कम है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स इसके हुए थे पर उसके लिए भी उन्होंने डोज को एडजस्ट करके इसमें चेंज किया जा सकता है। तो रेट थ्रू ब्लीडिंग जो है वो बड़ी कम पाई गई ऑलमोस्ट। और एंटीथ्रोम्बिन 3 की जो टेस्ट है उससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। तो टैंसेट जो दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल का जर्नल है उसमें इसके शोध पत्र छपे। तो ये फिटिसुरैब भी है, इसके अपने फायदे हैं क्योंकि मैंने बता दिए हैं कि हीमोफिलिया ए और हीमोफिलिया बी दोनों में चाहे इनहिबिटर हो चाहे इनहिबिटर नहीं हो सब में ये काम करती है। और आराम से इसके बारे में टेस्ट भी किया जा सकता है। थोड़ा बहुत क्लॉटिंग इवेंट्स हुई थी जिसके बारे में कुछ और शोध अभी बात। तो ये 3 नई दवा क्या है, एबिसिजुमैब, फिटिसुमैब और कॉन्गिसुमैब। ये इनकी कंपैरिजन टेबल है
ऑलमोस्ट जो एमिसिजुमैब है वो हम 4 हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं, जो फिटिसिलैम है वो भी हम महीने में एक बार या 4 हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं, जो पॉन्किजुमैब जो है वो हम लगभग हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं या डेली लगा सकते हैं, और ये सारी सबकुटेनियस है। तो पेन्स का कोई चक्कर नहीं, पेन्स खराब भी हो जाए पर सबकुटेनियस है, चमड़ी तो जब खराब की हो चीख नहीं बढ़ी है तो उसमें आप बिल्कुल छोटा सा बारीक सा इंजेक्शन होता है वो लगा के और आप प्लीज मुक्त रह सकते हैं। तो अन्य भी दवाइयों पे शोध चली जा रही है। थोड़ी बहुत ये है कि कभी कभी क्लॉटिंग के बारे में का जो खतरा है, बट जो फर्दर उसको डोज मॉडिफाई करके उसके बारे में बेसिकली उसको एडजस्ट किया गया है और मोस्टली ये भी अप्रूव हो जाए। तो अब टोटल यदि हम दवाइयों की समरी का ये मेरी अंतिम स्लाइड है, जो नई दवाएं हैं 1 2 3 4 5 5 नई दवाइयां हैं, ये सारी ही हीमोफिलिया ए और बी में एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट जो कि भारत में बहुत आसानी से मिलते हैं। यदि हम सरकारों को कन्विंस कर पाए और एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस कर पाए तो ये हमें मिल सकता है। एमिसिजुमैब अगेन बहुत इजीली अवेलेबल है, पॉन्किजुमैब और फिटिसिलैम हमें उम्मीद है कि कुछ समय में ये अवेलेबल हो जाएगा, और जीन थेरेपी जो कि अगेन वंस इन अ लाइफ टाइम आपको लेनी है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है, पर ये भी एक कम से कम दवाई तो बचे। तो कंक्लूजन जो है वो मेरा ये है कि सर ने फैक्टर थेरेपीज के बारे में बात करी, पर जो विश्व है वो नॉन फैक्टर थेरेपीज की ओर जा रहा है, और हमारे पास अब बड़ी सारी नॉन फैक्टर थेरेपीज भी अवेलेबल हैं। उनके फायदे ये हैं कि उन्हें सबकुटेनियस लगाना है और बहुत कम बार लगाना है, और फैक्टर और नॉन फैक्टर थेरेपीज ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसमें से हम चूज कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स को उसका जो फायदा है वो दे पा सकते हैं। तो क्या फैक्टर थेरेपी मतलब जो बाकी विश्व संगठन में जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि क्या इज इट डेथ ऑफ फैक्टर थेरेपीज, क्या फैक्टर थेरेपी पुरानी हो गई है, क्या हमें छोड़ देना चाहिए, बेकार है वो? तो कहीं हद तक वो बेकार तो नहीं है, पर हाँ फैक्टर थेरेपी अब पुरानी हो चुकी है, सयानी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, और आगे आने वाले समय में संभवतः नॉन फैक्टर थेरेपीज का ही जमाना आने वाला है। तो इसलिए सर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और एक अंतिम लाइन, ये जो नई और पुरानी की जो परिभाषा है ये जगह जगह पर बदली हुई है। हमारे पास आज भी हीमोफिलिया ए और बी के 15 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें आज तक फैक्टर 8 ही नहीं मिला, तो उनके लिए फैक्टर 8 ही नया, परंतु जो दूसरे देश हैं उनके लिए एमिसिजुमैब भी पूरा। तो ये नई और पुराने की जो परिभाषा है ये स्थान स्थान पर बदलती है। थैंक यू।